Audio Jungle. स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे और पढ़ाई प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है सिकंदर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं और ये है पार्ट 3। एक और पार्ट आएगा पार्ट 4। इस पार्ट में हम दो मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज accommodation in Belgium and second why power sharing is desirable. दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे and these are very crucial, very important topics for the examination. एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। accommodation in Belgium and why the power sharing is desirable. जैसा आप सभी जानते हैं कि क्लास शुरू करने से पहले हमारी एक परंपरा है कि हम एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं। तो यह मोटिवेशनल लाइन उस दौर पे है आप सभी के लिए, सभी जो भी हम लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, एक सपने को, एक ख्वाब को जीते हैं हम। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हमारे मनोमस्तिष्क में आती हैं, इर्द गिर्द हमें रोकती हैं कि शायद हम असफल हो सकते हैं इसमें, शायद हमसे नहीं होगा। तब का यह लाइन है कि मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे। पर किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए, पर किस्मत तो मुझे अपनी आजमाने दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन जो वर्ड है इसका इसेंस में इस्तेमाल है, इट इज एन एग्रीमेंट और एन एडजस्टमेंट दैट इज मेड टू सॉल्व डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को सॉल्व करने के जो हम एग्रीमेंट करते हैं और एक एडजस्टमेंट करते हैं कि किसी प्रकार की हमारे अंदर जो विविधता है उसको हम समझदारी के तरीके से उसको ठीक कर सकें, उस विविधता को खत्म ना करके उस विविधता में एकता के साथ कैसे मिल करके रह सकते हैं, ये एकोमोडेशन हमें सिखाता है। एक समझौता कह सकते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के सामने सिचुएशंस लगभग में एक ही थे, लेकिन जो श्रीलंका ने स्टेप्स लिए कि सुनहला सुप्रीमेसी रखा, उसके बाद तमिल लोग अपने आप को एलिनिएट फील करने लगे और सिविल वार जैसी स्थिति वहां पे अराइज हुई। तो ऐसा क्या स्टेप्स थे, ऐसी क्या इनिशिएटिव्स थे जो बेल्जियम ने अलग लिया और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे। Belgium's leader took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने श्रीलंका से अलग रास्ता चुना। उन्हें कहा ठीक है, हमारे अंदर अगर डिफरेंसेस हैं कि हमारे यहां फ्रेंच लैंग्वेज है, डच है और जर्मन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो हम इनको रखेंगे, इनको वैल्यू देंगे, इनके साथ आपस में मिल करके राष्ट्र का एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अच्छा राष्ट्र चलाएंगे। उन्होंने डाइवर्सिटी को बरकरार रखा, विविधता को बरकरार रखा। बिटवीन 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से लेकर के 1993, 1970 से 1993, इन 23-24 वर्षों में उन्होंने अपने संविधान को 4 बार बदला। भाई ऐसी क्या बात थी कि 4 बार बदलना पड़ा? तो जब भी उन्हें लगता कि नहीं, ये हमारी डाइवर्सिटी, हमारी राष्ट्र के बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सारे जो लैंग्वेजेस हैं, सारे अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए बेहतर नहीं है, तो उस संविधान को अमेंड करते और एक ऐसा संविधान उन्होंने बनाने की कोशिश की
जिसमें सारे भाषाओं, चाहे फ्रेंच लैंग्वेज हो, डच लैंग्वेज हो, जर्मन लैंग्वेज हो, सबके लोग टुगेदर रह सके, पीसफुली रह सके, सबको यह लगे कि राष्ट्र उनका है। इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. जो रास्ता उन्होंने लिया, वो रास्ता शायद किसी दूसरे देश ने नहीं लिया था, एक नया इनोवेटिव वे उन्होंने लिया। Here are some of the elements of the Belgium model. और उन्होंने ऐसे क्या मॉडल लिया? तो बेल्जियम मॉडल को हम समझते हैं। पहला, Constitution prescribes that the number of Dutch and the French speaking ministers shall be equal in the central government. अच्छा, उन्होंने पहला कहा कि चाहे कितना भी परसेंटेज हो, 59% डच हो या 40% फ्रेंच हो, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर बराबर दोनों होंगे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले भी हो और डच लैंग्वेज बोलने वाले भी, सेंट्रल गवर्नमेंट। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decision unilaterally. कुछ उन्होंने लॉज बनाए जिसमें रिक्वायर होता था कि जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, जर्मन, डच और फ्रेंच, सबके लोग साथ, सबकी हामी होगी तभी कोई चीज हो सकता है। और उन्होंने ऐसा तरीके से अमेंड किया कि कोई सिंगल कम्युनिटी नियम को नहीं बदल सकता है, इसमें सबके कंसेंट होंगे, सबकी सहभागिता होगी। पहला उन्होंने क्या किया, बेल्जियम में क्या मॉडल लिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच लैंग्वेज और डच लैंग्वेज के मिनिस्टर की संख्या एक होगी और कोई भी एक कम्युनिटी नियम को नहीं बदल सकती है, दोनों की कंसेंट इंपॉर्टेंट है। Many powers of the central governments have been given to state government of the two regions of the country. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर तो था, स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने पावर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया उन्होंने। The state government are not subordinate to the central government. और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे मामलों में स्वायत्त थी, ऑटोनमस थी, कि सबऑर्डिनेशन के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट होकर के नहीं रहना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कुछ डिसीजंस खुद ले सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा वो अपने बिहाफ पे कुछ डिसीजंस ले सकते थे। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए अलग था, और ब्रुसेल्स जो इसका कैपिटल है बेल्जियम का, उसके लिए उन्होंने अलग गवर्नमेंट बनाया, इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें जो ब्रुसेल्स में बना जो गवर्नमेंट बना उसमें दोनों ही कम्युनिटी के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। The French speaking community accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the accepted equal representation in the central government. दोनों ही सहमत हो गए। अब देखिए, समस्या ये थी कि 59% तो डच लैंग्वेज बोलने वाले पूरे देश में थे और 40% ही फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, लेकिन पूरी जब सरकार बनी तो दोनों को 50% की सहभागिता दी गई। राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 80% थी और डच वाले सिर्फ 20% थे। तो दोनों ने सामंजस्य बैठाया और कैपिटल में दोनों ने 50% पे दोनों सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को पूरे के पूरे देश में भी 50% मिला हुआ था पार्टिसिपेशन। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी, एक स्टेट गवर्नमेंट भी थी। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, तीसरे स्तर की सरकार भी बनी, जो हमारे देश में जैसे हम लोग पंचायती राज सिस्टम को पढ़ते हैं वैसे ही। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरे स्तर की गवर्नमेंट भी थी। दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी कि डच भाषा बोलने वाले लोग की एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच वाले की अलग और जर्मन वाले की अलग।
चाहे वो देश में कहीं भी रहते हो, एक गवर्नमेंट उनकी बनेगी कि वो क्या करने के लिए, ताकि वो अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर सके, उसे बढ़ावा दे सके, फोस्टर कर सके, और अपनी एजुकेशन को और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को उठा सके या उस पर काम कर सके। हर एक लैंग्वेज वाले लोग, चाहे वो डच लैंग्वेज के हो या फ्रेंच लैंग्वेज के हो या जर्मन लैंग्वेज के, उनकी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, चाहे वो भाषा बोलने वाले देश में कहीं भी हो, लेकिन वो उस सरकार के हिस्सा थे, ताकि वो अपनी कल्चर, अपनी एजुकेशन और अपनी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे फॉर्मली खड़े हो सके और उसके लिए वर्क कर सके। You might find that Belgium model is very complicated. It indeed is very complicated, even for the people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. आपको लग रहा होगा बड़ा पेचीदा है कि एक सेंट्रल में बना गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर ब्रसेल्स में अलग प्रकार की गवर्नमेंट है, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उनके लिए काम कर गया तो सही है। उनके वहां की जो इथनिसिटी थी उसके लिए वर्कआउट किया, वहां पे सब चीज पीसफुली वर्कआउट की, तो वो सही है उनके लिए। कॉम्प्लिकेटेड तो है, वहां के लोगों के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये वर्कआउट किया। They help to avoid civic strife between the two major communities and possible division of the country on linguistic lines. यानी कि जो गलती श्रीलंका ने की कि लैंग्वेज के कारण, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, दोनों ही सिन्हाला लैंग्वेज वाले और तमिल वाले एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। यहां पे समस्या नहीं हुई कि देश के बंटवारे भाषा के आधार पर तो नहीं होंगे, लैंग्वेज के आधार पर तो नहीं होगा। हम अलग भाषा बोलते हैं, कोई मैटर नहीं, लेकिन हम देश में एक साथ रहेंगे, देश के लिए एक साथ योजना बनाएंगे। ये देश सबका बराबर हिस्सा है इस देश का। वो कहते हैं ना, रात इंदौरी नाम की एक शायर है, उनकी एक लाइन है उनकी कि आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान तोड़िए। आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान तोड़िए। सबका खून शामिल है इसकी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। तो देश किसी का नहीं होता, देश यहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्ति का होता है। एक इंडिविजुअल का देश, एक इंडिविजुअल लैंग्वेज बोलने वाले, एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों का देश नहीं होता। देश तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी चलता है, विविधता में एकता में चलता है। When many countries of Europe came together to form the European Union, अच्छा, यूरोप के बहुत सारे जब देश आए और उनको ये यूरोपियन संघ बनाना था, ब्रसेल्स was chosen as its headquarter। तो यूरोप के इतने अच्छे बड़े शहरों को छोड़ते कर ब्रसेल्स को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया यूरोपियन यूनियन का। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग? कुछ तो कारण होगा। इसमें दो रीजंस बताए गए हैं, दो। पहला तो प्रूडेंशियल रीजन और सेकंड इज द मोरल रीजन। तो इसको हम समझते हैं कि पावर शेयरिंग होना ही जरूरी क्यों है डेमोक्रेसी में। क्या बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकता? डेमोक्रेटिक तरीके से हम लिव नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकते, फंक्शन नहीं कर सकते? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? If it is possible, then how it is possible? If it is not possible, then how it is not possible? Thus two different sets of reasons can be given in favor of a power sharing. यानी कि पावर शेयरिंग जरूरी है, इसके पक्ष में दो तर्क हैं। फर्स्ट क्या? फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये जरूरी, पहला तो यह है कि जो भी सामाजिक ग्रुप है, समूह है, सोशल ग्रुप्स हैं, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, क्योंकि सबको लगता है कि हमारा देश है, हम अपने तरीके से रह सकते हैं। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. अच्छा, जब भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे वायलेंस होता है, और जब वायलेंस होता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो नेशन में ग्रोथ नहीं होगा।
तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, किसी प्रकार का वायलेंस ना हो, इसके लिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है. इट इज फर्स्ट रीजन. Imposing the will of majority community of others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation. कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, एक व्यक्ति के हिसाब से, एक जाति के हिसाब से, एक धर्म के हिसाब से, लेकिन इस शॉर्ट रन के लिए, थोड़े समय के लिए तो ठीक है. बहुत लंबे समय का अगर सर्वाइव करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है. नहीं, सबकी चीजों को समझना होगा, सबको अंडरस्टैंड करना होगा, सबको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी बहुत लंबी यात्रा तय की जा सकती है. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affects majority adversely as well. यानी कि जो निरंकुशता है, जो टेरनी है, वो केवल माइनॉरिटी के लिए खराब नहीं है, ये मेजोरिटी के लिए भी खराब है, मेजोरिटी को भी इफेक्ट करता है. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Second reason, पहला तो रीजन हम पढ़ चुके हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, वायलेंस नहीं हो इसके लिए जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो इसके लिए जरूरी है. दूसरा जो प्रूडेंशियल रीजन है, क्या रीजन है? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ये आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है. जो सत्ता का जो बंटवारा है, पावर का जो शेयर करना है, इसके बिना डेमोक्रेसी का कोई वजूद नहीं है, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं बनता है. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to consult on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. अच्छा, डेमोक्रेटिक जो रूल होता है उसमें क्या होता है कि समाज में जो मार्जिनलाइज लोग हैं, मार्जिनलाइज जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिटी है, उसको भी पार्टिसिपेशन मिलता है, चाहे रिजर्वेशन के माध्यम से, किसी माध्यम से हो, मिलता है. और वो आते हैं और अपने समूह, अपने समाज के समस्याओं को रखते हैं. सत्ता में बैठे कुछ लोग ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक जिले के, एक पंचायत के गांव में कौन सी समस्या है. वो वहां का जो लोकल लोग होंगे वही उसको समझ पाएंगे. तो लोगों को यह अधिकार है कि लोगों का शासन कौन करेगा, किस प्रकार से उन्हें गवर्न किया जाएगा, यह चुनने का उन्हें अधिकार है. एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम. यानी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है वो गवर्नमेंट होता है जिसमें जो नागरिक होते हैं वो पार्टिसिपेशन के माध्यम से अपना एक स्टेक, अपना एक जगह हासिल करते हैं सिस्टम में. Let us call the first sets of reason prudential and second moral. While prudential reason states that power sharing will bring out better outcomes. Prudential का मतलब आप समझिए, prudential का मतलब क्या होता है? इसका मतलब युक्तिपूर्वक. एनसीईआरटी ने जो इसका ट्रांसलेशन किया, युक्तिपूर्वक, यानी कि हम कैलकुलेशंस के आधार पर करते हैं, सोच समझ के जब कोई चीज करते हैं कि हाँ ये सही होगा, इसकी हानि होगा, ये लॉस हो गया, बेनिफिट्स होंगे, तो इसको हम प्रूडेंशियल कहते हैं. मोरल एक नैतिक, जो एज अ ह्यूमन बीइंग we have to think about. Stress that power sharing will bring out better outcomes. Moral reason emphasizes the very act of power sharing as valuable. और moral क्या बताता है? Moral reason बताता है कि power sharing जो है is very valuable and it is very important. So हमने पढ़ा कि बेल्जियम मॉडल के बारे में पढ़ा, क्या है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, और सेकेंड हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों. तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है इसको आप समझ चुके हैं. आशा करता हूं कि आपको ये बेहद वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.